आप सभी दोस्तों का पुनः नमस्कार, स्वागत। मैं इंद्र सत्यानंद पुनः आप सबों के आया हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों को एक तो पहली बात ये है कि 12th का भी हिंदी हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 12th वाले को ये लग रहा होगा कि जो है जल्दी हिंदी ख़त्म होगा कि नहीं। तो 27 चैप्टर है कविता और कहानी मिला करके। कविता वाली पार्ट में जब जाएंगे तो 2-3 कविता एक ही उसमें हो जाएगा, एक ही पार्ट में एक ही कविता में आपको 2-3 कविता हो जाएगा। तो हम आपको पहले यह कह देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन 10 दिन पहले तक मैं आपको हिंदी ख़त्म कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से कवर करने की कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा। उसमें हम तरीका ये बताए थे कि गैस पेपर जो है उसका आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है 2 से 3 लाइन तक उसका आंसर रट लीजिए। कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये चिंता नहीं करना है कि हिंदी ख़त्म होगा कि नहीं, कर देंगे, ये जिम्मेदारी रखिए। हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा हो तो, लेकिन आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले तक ज़रूर वो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। इनका नाम है संपूर्ण क्रांति। इनका जो लेखक है संपूर्ण क्रांति का, पहले तो इनके बारे में थोड़ा एक मिनट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या था। देखिए, बिहार में 1967 ईस्वी के आसपास में, या कहिए कि पूरे भारत में सूखा का समस्या हुआ, और सूखा की समस्या होने से अनाज का पैदावार कम हुआ। परिणाम स्वरूप जो है आपको महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ा। तो बिहार संघर्ष समिति एक छात्र संगठन था, वो आंदोलन शुरू किया, और वह आंदोलन जब अपने पीक पॉइंट पे गया, जब उनको विचार आया कि इनको राष्ट्रीय आधार दिया जाए, तो हमारे देश के सुप्रसिद्ध नेता जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण, या लोकनायक जिसको हम लोग कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से निवेदन किया गया कि आप इस क्रांति का नेतृत्व संभालिए। तो जब ये बात हुआ तो जयप्रकाश नारायण तो मान ही नहीं रहे थे इस बात को, क्योंकि कह रहे थे कि हम राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ। फिर भी युवाओं के अटूट जिद के कारण जेपी जी को मानना पड़ा, और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया कई शर्त के साथ। पहला शर्त ये था कि हिंसा नहीं करोगे, दूसरा शर्त ये था कि यह सिर्फ बिहार में सिमट करके नहीं रहेगा। तब जब ये इस आंदोलन को नेतृत्व किए तो यही आंदोलन संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। 1980 के दशक में यह शुरू हुआ। तो इसके बाद इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई, नेताओं को जेल में किया, क्योंकि यह क्रांति भयावह था। यह एक ऐसा क्रांति था जो भारत के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ दिल्ली में जमा नहीं हुआ था इससे पहले। तो और ऐसा भी था कि यह सत्ता को हिला करके रख दिया। इस क्रांति को आज के चैप्टर में देने का मुख्य मकसद ये है कि आप भी अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम हो पाए, आप समझ पाए कि क्रांतियाँ किस तरह से होती है, क्रांति में किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। तो इनके जो संपूर्ण क्रांति है, यह एक भाषण दिया गया था, उसी भाषण को आपके चैप्टर में ऐड किया गया है, उसी का नाम संपूर्ण क्रांति रखा गया, संपूर्ण क्रांति रखा गया है। इनका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश। ये इनका जो उपनाम है, इनको लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक, लोकनायक का मतलब होता है जो विश्व का हीरो हो। नायक मतलब हीरो, लोक मतलब जगत। इसका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समझदार थे। जन्म है वो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, ये सब चीज़ देखिए, ये सब तो आप लोगों को हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी होता क्या है कि आप लोग के मन में होगा कि जानता है कि नहीं जानता है, तो वो उस कारण से भी करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कंसेप्ट एक बार बन जाने से जो है आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होता है, या याद करने में आसानी होता है। तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इसका जन्म होता है जयप्रकाश नारायण जी का।
पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं और 1922 ईस्वी में ही पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। शुरू में जब ये पढ़ाई किए तो पटना के आपको साइंस कॉलेज जो है अभी पीयू, उसमें आपका इसका योगदान रहा और इस कारण से भी यह जाना गया आगे। वहाँ पर कई सारे दोस्त इनका बना जो पढ़ने में योग्य थे, ज़्यादा प्रतिभावान थे। इनके माता पिता का नाम आप देख लीजिएगा। इनके जो पत्नी है उनका नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जो है आपको एक ब्रज किशोर करके बहुत बड़े गांधीवादी नेता होते थे, उनकी बेटी थी ये प्रभावती देवी। पिताजी और माताजी का नाम है, फिर इसका शिक्षा है आगे, उसको देख लीजिएगा। 1922 ईस्वी में ये अमेरिका गए तो अमेरिका में इनको होटलों में काम करके पढ़ाई करना पड़ा, बागान में गार्डन में रह करके काम करना पड़ा। तो हम पहले ही चरण में बताए थे कि किसी महान व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बना है उनके पीछे का इतिहास जानना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप भी उसी दौर से गुजरने वाले हैं, वहीं आप जाने वाले हैं। तो आपको जानना होगा कि आपके ऐतिहासिक व्यक्तित्व किस संघर्ष से गुजरे। सोचिए अमेरिका जा कर के वहाँ पर जो है आपको बागान में काम किए, फैक्ट्री में काम किए, होटल में काम किए, नौकर की तरह पढ़ाई भी करते रहे। कहने का मतलब ये है कि बहानाबाजी जो कई स्टूडेंट करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं चलेगा, करना भी नहीं चाहिए। आप लोग तो ऐसा कीजिए भी मत, क्योंकि आज सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास, सभी तरह की सुविधाएं। न्यूनतम आवश्यकता में आप उच्चतम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं आज के समय में। तो प्रभावती देवी जो है किनकी बेटी थी? ब्रज किशोर। ब्रज किशोर एक गांधीवादी नेता थे। यहीं पर एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि एक कहावत है, अंगूर के हाथ में लंगूर, नहीं क्या है नाम इसका, वही है, लंगूर के हाथ में अंगूर, ऐसा लेकिन कहावत गलत है। प्रभावती देवी बहुत ही टैलेंटेड अपने ज़माने की छात्रा थी, स्टूडेंट थी। इसका मतलब है कि अंगूरे के हाथ में अंगूर रहता है, इसलिए जो अंगूर नहीं बनेगा उसको अंगूर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जिस योग्य बनिएगा उसी योग्य की आपकी संगति होगा, उसी योग्य की आपका मित्र बनेगा, उसी योग का आपका संबंधी बनेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। इनका जो मृत्यु हुआ है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था उन स्थान का नाम था सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव का खासियत ये है, सिताब दियारा, इस गांव का खासियत ये है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य के बीच में बॉर्डर लाइन पर पड़ता है। यानी कि ये गांव आपको 2 राज्य में है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो एक जीके भी हो गया कि कहाँ कहाँ ये राज्य है, तो आप बता सकते हो कि ये बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। अब हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें आपको बात ये ध्यान रखनी है कि चूँकि यह व्यक्तित्व बहुत निखरा हुआ था, तो इनके बातों को लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी सुना, अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसने भी सुना, और इंदिरा गांधी तो बच्ची थी इनके सामने में, है ना। तो इन सभी बातों को समझाना ज़रूरी था। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अमेरिका से जब लौटे तो सीधे कांग्रेस को ज्वाइन किए 1932 में, 32 साल बाद। ठीक है, कांग्रेस में राजनीति करते रहे, भूदान आंदोलन में सहयोग रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल भी गए। तो ये सारा इनका योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे ये। प्रसिद्ध नेता थे। चलते हैं यह चैप्टर क्या कहना चाहता है। चैप्टर पहली बात ये कहना चाहता है कि जब संपूर्ण क्रांति
शुरू हुआ था तो उस समय में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके सत्ता में आई थी, लेकिन गरीबी दूर नहीं कर पाई। बेरोजगारी बढ़ा, गरीबी बढ़ा। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति किए थे, उनका मुख्य वजह था भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना, उनको समाप्त करना। तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाना शुरू किया कि जयप्रकाश नारायण को प्रधानमंत्री बनने का लोभ हो गया है, इसलिए वो इंदिरा गांधी के खिलाफ है। तो यहीं पर जयप्रकाश नारायण ने, अपने लोकनायक ने जवाब दिया था, मेरा लड़ाई सिद्धांत से है, व्यक्ति से नहीं। मेरा लड़ाई किससे है? सिद्धांत से है, व्यक्ति से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्ति से नहीं। क्या बात है ये, इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ से आप कुछ सीखिए। यहाँ से विचारों की लड़ाई व्यक्ति की लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विचार मरता नहीं है, व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तियों को अपने मूल्यों को जीना चाहिए। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठता, इन सभी चीज़ों को अपनाते वक्त आपका जान भी चले जाए फिर भी उनको अपनाए हुए रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपके शरीर को नहीं देखेगा, आपके विचार को, आपके सिद्धांत को देखेगा। तो एक तरफ इंदिरा गांधी का सिद्धांत, उनके सरकार का सिद्धांत है कि जिससे बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं हो रहा है, और एक तरफ कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि बेरोजगारी और गरीबी दूर होनी चाहिए। ये दो तरह के सिद्धांत है। लड़ाई जेपी और इंदिरा गांधी के बीच नहीं है, लड़ाई सिद्धांत का है, लड़ाई विचारों का है। विचार व्यक्ति से ज्यादा गहरी चीज है। इसीलिए दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ना शुरू करते हो, उस व्यक्ति का छोटा छोटा, उसका अवगुण, उसका दुर्गुण, उसका गलत व्यवहार आपके अंदर प्रवेश करने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उस गलत कार्य का विरोध होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अच्छा बनना होगा, क्योंकि बिना प्रकाश में आए हुए व्यक्ति अंधकार को दूर नहीं कर सकता। आपके पास खुद प्रकाश हो तभी आप दूसरे अंधकार को खत्म कर पाइएगा। तो पहले आप खुद अच्छे बनिए, इसके बाद जो है दूसरे को बनाना है। तो ये है उनका पॉइंट। यहाँ से ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। इसीलिए सिद्धांत की लड़ाई लड़ना है, कभी भी विचार की लड़ाई लड़ना है। और आज राजनीति में यही सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति को सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर अब लड़ाई व्यक्ति का हो गया है, सिद्धांतों की लड़ाई रहा ही नहीं। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में दल बदल अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है, क्योंकि पहले राजनेता सिद्धांत के कारण से राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता था कि उस पार्टी का ये सिद्धांत है इसीलिए हम उस पार्टी के साथ हैं। अब सिद्धांत नहीं रहा, इसी पर जोर था। यही हमको सिखाना चाहते हैं कि बच्चों, सिद्धांत पर जोर दो, सिद्धांत की लड़ाई लड़ो, विचार की लड़ाई लड़ो, व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ो। व्यक्ति की लड़ाई में नुकसान है। गांधी जी भी यही समझाना चाहते थे। तो पहली पॉइंट समझने की ये थी। दूसरा ये है कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर में जेपी कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि
सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि राज्य के पास सारा पावर देना होगा। किसके पास? राज्य के पास। और इसी को नाम दिया गया साम्यवाद। तो साम्यवाद क्या है? जिसमें राज्य के पास सभी तरह की शक्तियां हो, वो है साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का मानना था कि धीरे धीरे यह राज्य इतना बटेगा, इतना कल्याणकारी होगा कि राज्य ही खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से एक समाज बनेगा जिसको कहेंगे स्टेटलेस समाज। स्टेटलेस मतलब जहां स्टेट नहीं हो, लेस नहीं हो। इसी प्रकार से जेपी का कहना है कि कार्ल मार्क्स का जिस तरह से कहना था कि पहले तो राज्य के पास सबसे अधिक पावर देना पड़ेगा, सारा शक्ति देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे स्टेटलेस में चेंज होगा। इसी तरह से जेपी ने एक सिद्धांत दिया दलविहीन लोकतंत्र का। दलविहीन लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र क्या है? यही अगर आप इस कंसेप्ट को समझ आते हैं स्टेटलेस वाले को, तो वो आप समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से कहते हैं स्टेट को सारा पावर दे दो, उसी प्रकार से कहना है जयप्रकाश नारायण जी का कि लोकतंत्र में जब तक राजनीतिक पार्टियां रहेगी तब तक राजनीति स्वच्छ नहीं हो सकता है। वहाँ स्वार्थ रहेगा, वहाँ भेदभाव रहेगा, वहाँ घृणा रहेगा, वहाँ व्यक्ति की लड़ाई रहेगा। इसीलिए लोकतंत्र को दलविहीन बना दो, कोई पार्टी नहीं। तो राजनीति चलेगा कैसे? समाज कैसे चलेगा? प्रशासन कैसे चलेगा? तो इनका कहना था कि पंचायती राज के पास सारा पावर दे दो। पंचायती राज के पास, पंचायती राज का मतलब ये है कि हमारे जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, जो जिला परिषद होते हैं, वो सारे पंचायती राज का ही अंग है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पंचायती राज से ज्यादा लोग जुड़ा हुआ रहता है मुखिया से, सरपंच से, क्योंकि वो समाज में रहता है। अब बताइए कि यदि ये सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना? अब सवाल ये है कि भारत इस स्थिति के योग्य है कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि भारत में आप पंचायती राज व्यवस्था को अभी उतना पावर नहीं दे सकते हो। इसका वजह ये है कि पंचायती राज व्यवस्था, हालांकि इधर परिवर्तन आया है, उसमें परिपक्वता आई है, समझदारी आया है, वोटिंग करने की जो पैमाना था, मापदंड था, उसमें भी परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अभी वहाँ शिक्षा का अभाव है, प्रशासन को संभालने की शक्ति का अभाव है, जागरूकता की अभाव है, ये सारी बातें हैं। तो ये विचार था दलविहीन लोकतंत्र का विचार इनका, किनका? जयप्रकाश नारायण जी का। आगे इस चैप्टर में जेपी जी कहते हैं कि आप अगर चाहते हो कि समाज में परिवर्तन आए तो प्रत्येक युवाओं को आगे आना पड़ेगा, उनको उच्च नैतिक चरित्र दर्शाना होगा, उनको अपने जीवन में नैतिकता को शब्दशः उतारना होगा। उसके बिना यह संभव नहीं है। दुनिया में कोई भी समस्या का समाधान नहीं है जब तक युवा आगे आकर के जिम्मेदारी ना संभाले। वो भोग विलास में रहेंगे, स्वार्थ में रहेंगे, तो देश कभी भी या मानव समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनको जिम्मेदारी लेना होगा, खुद में उनको पूर्णतः चारित्रिक उच्च चरित्र दर्शाना होगा, उच्चतम साहस दिखाना होगा, आलस्य को भगाना होगा, कंटिन्यूटी निरंतरता लाना होगा, धैर्य लाना होगा, खुद को
अच्छा बनाना होगा, अपने आचरण को पवित्र बनाना होगा। उसके बिना आप ढिंढोरा पीटते रहिए कि हमारा देश ये हो गया वो हो गया, क्या फायदा। आप बनो, देश बनेगा। देश क्या है? आप ही के मिलने से देश बनता है। तो ये कहना है जेपी जी का। जेपी जी का आगे विचार इस चैप्टर में ये है कि सभी जो प्रतिनिधि है जो चुनाव में जीतता है, चुनाव लड़ करके, उनका प्रतिवर्ष मूल्यांकन होनी चाहिए कि कितना काम किया। उसका एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। चुनाव आयोग ऐसा रिपोर्ट तैयार करे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई विधि व्यवस्था नहीं है जिसमें प्रतिनिधि पर अंकुश पूर्णतः लगाया जा सके। कोशिश तो कर रही है। समस्या ये है इसमें कि चुनाव आयोग के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। सारा पावर संसद के पास है कानून बनाने का, रहना भी चाहिए। तो अभी समस्या ये चल रहा है। प्रतिनिधि के मामले में ये भी जेपी का विचार यहाँ पर है कि जो फिक्स किया हुआ है कि इतना रुपया आपको चुनाव लड़ने में खर्च होगा, जमानत राशि जो है वो नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक चुनाव लड़िएगा तो जमानत राशि जमा होता है। विधायक का लड़िए, संसद का लड़िए, तो वो जमानत राशि नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि इससे गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जमानत राशि को क्यों शुरू किया था? इनका वजह ये था कि ऐसा ना हो कि अनावश्यक लोग भी चुनाव लड़ने लगे। इसीलिए जमानत राशि की व्यवस्था किया गया था, ताकि अनावश्यक भीड़ को हटाया जा सके। जेपी का कहना है कि वो नहीं रहनी चाहिए। तो चैप्टर का जो मूल भाव है वो यही है। इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। इसके जस्ट बाद आप तीसरे चैप्टर का अर्थात संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव भी देखिए एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, उसको आप कमेंट कीजिए, लिखिए कि क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें दिक्कत है, आप उसको डील कर दीजिए। तो हम उसको आकर के पुनः डील कर देंगे। ओके, थैंक यू।